आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट 3। उसमें हम लोग देखने वाले हैं आज चार्टर एक्ट, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट आया था 1853 में। उसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर जो प्रोविजंस है वो है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो चार्टर एक्ट था, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ये क्या था? लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। जो चार्टर एक्ट की सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा 1813 में, 1833 में और 1853 में जो ये चार्टर एक्ट आया, ये अब इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें एक प्रोविजन आया था जिसके तहत क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसको सेपरेट कर दिया गया था। जैसे कि 1773 में जो ये गवर्नर जनरल का काउंसिल बुलाया गया था, 4 सदस्यीय काउंसिल, उसके तहत क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, वो सारा उसी के थ्रू फैसला लिया जाता था। उसी में सारा पावर जो था वो वेस्टेड था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, उस दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। चलिए इसको देखते हैं। ये गवर्नर जनरल काउंसिल जो था, इसका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो था उसको क्या किया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। सेपरेट कर दिया गया था, इसको सेपरेटेड। दोनों के लिए अलग अलग काउंसिल बनाया गया था। एक हो गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरा हो गया था गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यही जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसी को बाद में चल के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जाना गया, भारतीय विधायी परिषद के रूप में। अब इसमें क्या होता है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की जाती है। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब भारतीय जो यहाँ पर जो सदस्य थे कुछ, उनको प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत यहां से होती है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। इसमें क्या होता है, जैसे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ, उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसमें पहले तो 4 सदस्य थे और एक उसके क्या कहते हैं कि चेयरमैन थे। अब क्या हुआ कि उसमें 4 सदस्य और इंक्लूड कर लिए गए। तो ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल जो था, इसमें क्या किया गया कि 4 सदस्यों को इंक्लूड किया गया। ये 4 सदस्य जो थे ये भारतीय थे। तो इसके तहत क्या होता है, इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है और 4 इंडियन मेंबर्स नॉमिनेटेड। 4 भारतीय सदस्यों को क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। इसमें इसकी ये जो काउंसिल था, उस काउंसिल के तहत लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई। 4 भारतीय सदस्य नॉमिनेट किए गए। और ये कहां कहां से नॉमिनेट किए गए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला तो होता है बंगाल, बंगाल के बाद होता है बॉम्बे, फिर मद्रास और आगरा। ये जो 4 जो प्रोविंस थे, उन चारों प्रोविंस के गवर्नर, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया था इन लोगों को, भारतीय सदस्यों को। किसमें? तो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसके तहत जो इन लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था, जो स्थानीय जो उम्मीदवारी थी, प्रतिनिधित्व था, उसकी शुरुआत की गई इस एक्ट के तहत, 1853 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्या था कि 1833 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि सिविल सर्विसेज जो थी, उसके लिए ओपन सिस्टम की शुरुआत करने का प्रयास किया गया था कि यहाँ पर जो भारतीय सदस्य, भारतीय जो लोग हैं, उनको भी इस चीज में फायदा मिल सके, उनको भी इस चीज को लेकर के कंपटीशन करने का मौका मिले। लेकिन उस वक्त जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसके द्वारा इस चीज को डिनाई कर दिया गया था
लेकिन 1853 के एक्ट के तहत क्या होता है कि ओपन कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज था उसके लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत हो गई। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक आयोग का गठन किया गया था। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम पूछा जाता है कि मैकाले कमीशन या कमिटी। मैकाले कमिटी जो थी उसकी 1854 में 1854 में मैकाले कमेटी जो थी उसकी स्थापना की गई थी। उसको बनाया गया था किस चीज के रिगार्डिंग, तो ओपन कंपटीशन भारतीयों के लिए भी जो शुरू होती है, उसमें भारतीयों को भी जो प्रॉपर मौका मिलता सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, तो इस चीज में उसका प्रॉपर कैसे फंक्शनिंग हो, कैसे उसकी जो क्रियान्वयन की जाए, उसके लिए मैकाले कमेटी की भी स्थापना की गई थी 1854 में। इसका डेट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि ये जो एक्ट आया था इसमें एक यूनिक फीचर इसका ये था कि अभी तक जैसे कि पिछले हम कुछ एक्ट देख रहे थे कि 1813 में एक्ट आया, उसके बाद 1833 में एक्ट आया, फिर ये 1853 में एक्ट आया, यानी कि 20 साल का अंतर था। जो चार्टर एक्ट जो आ रहे थे वो 20 इयर्स के गैप पर आ रहे थे। यानी कि एक बार अगर कोई एक्ट आया तो उसमें क्या होता था कि 20 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से हो गया कि यहाँ जो कंपनी जो टेरिटरी है, यहाँ इंडियन टेरिटरी है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की टेरिटरी थी और कंपनी उस पर इनडायरेक्टली, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के थ्रू इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। तो इसमें 20 साल के लिए उन लोगों को दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन का इकाई जो है वो चलाया जाएगा। लेकिन 1853 के एक्ट के तहत पहली बार इस चीज को स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड नहीं किया। इनका जो टेन्योर था वो तो बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो टेन्योर था, कंपनीज टेन्योर एक्सटेंडेड, लेकिन कंपनी का टेन्योर बढ़ा दिया गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं था कि 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, इस टाइप का कुछ नहीं था। इसका मतलब क्या था कि जो पार्लियामेंट जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो किसी भी वक्त इस चीज का अधिग्रहण कर सकती थी और यहां पर अपना डायरेक्ट रूल लेके आ सकती थी। तो ये कंपनी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कोई स्पेसिफिक जो था वो टाइम पीरियड नहीं था इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो भी आते थे वो 20-20 साल के लिए आते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट जो आते थे वो कितने पीरियड के ड्यूरेशन के बाद आते थे, कितने पीरियड के गैप, ये जो गैप था उसके बाद आते थे, तो 20 ईयर्स, 20 साल के गैप के बाद वो आते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये हो गया। तो गवर्नर जनरल काउंसिल जो था उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट कर दिया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई और 4 भारतीय सदस्य को नॉमिनेट किया गया बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और आगरा प्रोविंसेस से। उसके अलावा ओपन कंपटीशन की शुरुआत की गई सिविल सर्विसेज जो 1833 एक्ट के तहत डिनाई कर दिया गया था और उसी के तहत मैकाले कमेटी बनाया गया 1854 में। और अगला कि कंपनी का जो टेन्योर था उसको बढ़ाया तो गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं था कि 10 साल, 5 साल या 15 साल। अब क्या होता है 1853 के चार्टर एक्ट के बाद नेक्स्ट जो एक्ट हमारा आता है वो आता है 1858 में। 1858 में जो एक्ट आता है उसका नाम बदला हुआ होता है और वो क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो किस तरीके से ये बदला हुआ, तो इस 1853 से लेकर के 1858 के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति। ये पहले तो 1853 का एक्ट आया, ये 1853 का एक्ट आके चला गया। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट पढ़ना है वो है 1858 का एक्ट पढ़ना है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, 1857 का रिवॉल्ट होता है, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। इससे बदलाव क्या हुआ था कि इसके पहले जो था वो कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी और इसके बाद ये दोनों एक ट्रांजिशनल फेज था। ये 1857 से पहले पार्लियामेंट थी लेकिन वो इनडायरेक्ट रूल था, यानी कि कंपनी रूल था, कंपनी का शासन था। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है कि क्राउन रूल यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो डायरेक्ट शासन कर रही थी। अब इनडायरेक्ट शासन कंपनी का खत्म हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था।
साथ ही साथ ये क्राउन रूल जो था, ये क्राउन रूल कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में जो था वो महारानी का शासन था, और उस महारानी के नाम पे, इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, उसी के नाम पे ये शासन यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बीच में समझना कि किस तरीके से जो इसका नाम बदल गया। और उसके बाद जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट का नाम बदल गया, और उसके बाद जो एक्ट आए उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से, जो भारत परिषद अधिनियम जो है उसके नाम से आया। इसके बाद चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट इस टाइप का कोई एक्ट नहीं आया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझना जरूरी था। अब जो है हमारा वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इससे क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको चूंकि 1857 की क्रांति हुई थी और उस वक्त भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा था, काफी एक तरीके से विद्रोही वातावरण था, तो उस दौरान ये जो लाया गया था, तो इस एक्ट को एक अलग नाम से जाना जाता है, गुड गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, यानी कि एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया था यहाँ इंडियंस के सामने। इससे क्या क्या प्रोविजंस आया वो देखते हैं। पहले तो इसके तहत क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, EIC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इसको, एबॉलिश्ड, एंड पावर्स ट्रांसफर्ड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहेंगे जिसको हम ब्रैकेट में क्राउन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्राउन के नाम में ही शासन हो रहा था, जो ब्रिटिश क्राउन थी उसके नाम पे ही शासन हो रहा था, लेकिन शासन कर कौन रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही थी। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, पावर का ट्रांसफर हो गया किसके पास, तो पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट अब यहाँ पे शासन करने लगी थी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, और फिर 1833 में उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। तो अब इस गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था इसको भी चेंज कर दिया गया, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय। इसको वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता था उसको। और पहले जो वायसराय थे उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये फर्स्ट वायसराय थे। गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज होकर के क्या हो गया, वायसराय हो गया, और पहले जो वायसराय बने वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग जो है ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। इन्हीं के समय में ये विद्रोह हुआ, और तब तक की इस पोस्ट को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद जब वायसराय के नाम से ये पोस्ट बना तभी लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय बने। तो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय दोनों कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ये जो वायसराय जो थे ये डायरेक्टली किसके थ्रू रूल करते थे, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली ये अपना आप को क्या करते थे कि उसके थ्रू रूल करते थे, उसको ही ये अकाउंटेबल थे, उन्हीं को जवाबदेही इनकी थी जो भी थी सो वायसराय को। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला जो था कि जो डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया गया था चार्टर एक्ट्स के द्वारा, कि डुअल गवर्नमेंट की जो शुरुआत की गई थी, तो डुअल गवर्नमेंट इस डुअल गवर्नमेंट को भी समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। डुअल गवर्नमेंट एबॉलिश कर दिया गया, ये ऊपर का अलग है।
ये डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया। डुअल गवर्नमेंट में क्या था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनको समाप्त कर दिया, इस बॉडी को ही समाप्त कर दिया। डुअल गवर्नमेंट का मतलब वही हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इसको समाप्त कर दिया गया, इस दोनों बॉडी को, और इसके स्थान पर एक दूसरा बॉडी बना दिया गया, एक दूसरा जो नया पोस्ट जो इजाद किया गया वो किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था न्यू पोस्ट क्रिएट किया गया, न्यू पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसका एक नया जो पद जो था वो सृजित किया गया। इस नए पोस्ट की शुरुआत की गई डुअल गवर्नमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके, उसको भंग करके। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ये कौन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। किस चीज के, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो चूंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अकाउंटेबल भी किसके होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद को ही डायरेक्टली अकाउंटेबल थे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे एक तरीके से वायसराय को जो पोस्ट था उसको रेगुलेट करते थे, उसको यहाँ पर हर तरीके से मॉनिटर करते थे। जो भी यहाँ का जो शासन प्रशासन का काम होता था उसको उसमें ये डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते थे, क्योंकि इनका जो अथॉरिटी जो था वो कहाँ से मिलता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिलता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिलने का मतलब है कि क्राउन से मिल रहा है, क्राउन से इनको ये पोस्ट मिल रहा है, क्राउन से ये अथॉरिटी इनको दी जा रही है, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल एक पोस्ट था। उसके अलावा क्या होता है कि एक 15 सदस्यीय क्या होता है, बॉडी बनाया जाता है। उस 15 सदस्यीय जो एडवाइजरी बॉडी बनाया जाता है उसमें भारतीय शामिल होते हैं, काफी सारे जो थे उसमें भारतीय शामिल होते हैं। तो एक ये इसका जो पॉइंट है देख लेते हैं कि 15 मेंबर्ड क्या किया गया था, एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था, एडवाइजरी बॉडी 15 सदस्यीय एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था, चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये 15 सदस्यीय एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था जिसके चेयरमैन कौन थे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। क्योंकि एडवाइजरी नेचर था तो इसका जो सलाह था वो बाध्यकारी नहीं हो सकता था। अगर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो चाहे तो माने नहीं तो नहीं माने। इसके चेयरमैन कौन थे, एडवाइजरी काउंसिल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। अब जो ये 15 सदस्यीय जो एडवाइजरी बॉडी थी इसमें कौन लोग थे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे ये एक्ट लाया गया था तो उस वक्त कहा गया था कि ये गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट है, यानी कि भारत में एक अच्छे शासन की कल्पना के साथ ये एक्ट लाया गया था, ऐसा दिखावा किया गया था। और उसी दिखावे में क्या हुआ कि 15 सदस्यीय एक सहायक एक क्या कहते हैं एडवाइजरी बॉडी भी बनाया गया और इसमें सारे भारतीय थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी था, इसके जो चेयरमैन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और जैसे ही ये एडवाइजरी बॉडी है और इसके चेयरमैन कोई दूसरे व्यक्ति है तो चेयरमैन का मेन अथॉरिटी होता है, वो चेयरमैन चाहे तो बात माने ना तो बात माने, ये ऑब्लिगेटरी तो था नहीं। तो एक दिखाने के लिए ये भी हो गया कि हम लोगों ने एक बॉडी बनाई जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन असल में उनका जो बात था उसका वैसा इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका ही अपना से था इसमें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये वीवीआई ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय कब चेंज किया गया, तो लॉर्ड बेनिंग के द्वारा किया गया। और ये क्या कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था ये कब सृजित किया गया, क्योंकि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस वक्त के हिसाब से। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। पहले वायसराय का नाम भी पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग पूछा जाता है। इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको समाप्त करके सारा जो पावर ट्रांसफर कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो कि इन द नेम ऑफ क्राउन वो रानी के नाम पे शासन करते थे। तो यही इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था। इस वीडियो में हम लोगों ने 1853 के एक्ट को देखा जो चार्टर एक्ट था, लास्ट चार्टर एक्ट था, और उसके बाद
1858 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 की क्रांति के बाद जो पहला एक्ट आया। इस दोनों वीडियो को हम लोगों ने इसमें कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू।